हेलो एवरीवन, दिस इज जय पटेल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिए, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको गुजसेट के एग्जाम में पूछी जा सकती है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके गुजरात बोर्ड की क्लास 12th की जो बोर्ड की एग्ज़ाम होगी उसके लिए। ठीक है, तो हम आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5th चैप्टर तक सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं फिजिक्स के अंदर, और उसके साथ साथ हमने 14th चैप्टर जो कि है हमारा सेमीकंडक्टर वो भी कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो मैं बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करवाने वाला हूँ, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको समझनी है, कि कौन सी चीज़ें आपको एमसीक्यू में पूछी जाएगी और कौन सी चीज़ें आपको थियरी में पूछी जा सकती है। राइट, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी बुक साथ में निकाल लें ताकि आप भी हाईलाइट कर सके। और अगर अभी आपकी बुक आपके पास नहीं है तो मैं जो पीडीएफ है जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सको। राइट, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, तो इस डेफिनेशन को आपको हाईलाइट कर लेना है क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। राइट, ओके, उसके बाद यहाँ पर दे रखे हैं द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेराडे एंड हेनरी। तो यहाँ पर इन एक्सपेरिमेंट्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दो एक्सपेरिमेंट्स है, एक्सपेरिमेंट 6.1 एंड एक्सपेरिमेंट 6.2। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट को आपको एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है, यानी कि इसकी थियरी को पढ़ना है, इसको समझना है, इन फिगर्स को अच्छे से आपको स्टडी करना है। राइट, ये वाली फिगर है एक हमारी और एक दूसरी ये वाली फिगर है। तो इन फिगर्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है, इन एक्सपेरिमेंट्स को समझना है। एक्सपेरिमेंट 6.3 भी यहाँ पर दे रखा है, तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ के समझना है एंड दैट्स इट। राइट, ये आपको थियरी में नहीं पूछा जा सकता, यानी कि आपको ये पार्ट बी में नहीं पूछेंगे, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कि भैया इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस थियरी को एक बार पढ़ना है, समझना है, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक है ये थोड़ा सा थियरिकल है और इसमें यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी दे रखा है। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जो फ्लक्स पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, तो ये थियरी आपको प्रिपेयर करनी पड़ सकती है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है कि या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में या तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में। तो आपको ये वाली थियरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और साथ ही में ये वाला जो मैंने आपको इक्वेशन बताया, इस इक्वेशन के ऊपर से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर ये जो लास्ट में पैराग्राफ दे रखा है, इस पैराग्राफ को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसी चीज़ें, उसका एसआई यूनिट, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको एमसीक्यू में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। राइट, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो जो फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन वाला टॉपिक है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आप अगर एनसीईआरटी में से इस टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर उतना अच्छे से नहीं समझा रखा है। राइट, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इस थियरी को प्रिपेयर करें, राइट, तो प्रिपेयर करने के लिए मेरी आपसे टिप रहेगी कि आप किसी अच्छी रेफरेंस बुक को पकड़े, उसके अंदर सारी चीज़ें पॉइंट वाइज दे रखी होगी, तो आप वहाँ से इसे प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, एनसीईआरटी में से अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसलिए ये देखिए, ये सारी डेफिनेशन है कुछ कुछ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और ये इक्वेशंस, इन सभी चीज़ों को आपको हाईलाइट करते जाना है एनसीईआरटी में ताकि आपको ये फॉर्मूला आपके दिमाग में याद रह जाए। राइट, और साथ ही में यहाँ पर देखिए अब आ गया है एग्जाम्पल 6.1। तो एग्जाम्पल्स मैंने एज ऑलवेज आपको हमेशा से कह रखा है कि एग्जाम्पल्स आपको करने ही करने हैं, एग्जाम्पल्स आपको मिस नहीं करने हैं। मैं बता दूँ, ये वाला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6.2, ये वाला एग्जाम्पल आपके पार्ट बी में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और साथ ही में जो आपका एग्जाम्पल 6.1 था वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज़ के लिए, यानी कि वैसा एग्जाम्पल आपको नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब आया है एग्जाम्पल 6.3। तो ये एग्जाम्पल जो है ये अगेन आपको एमसीक्यू में नहीं पूछेंगे इस तरह की वैरायटी, लेकिन ये आपको पार्ट बी में 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। ये वाला एग्जाम्पल आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। तो आपको उस हिसाब से सोचना है कि भैया 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये शायद और में पूछ ले आपको किसी दूसरे चैप्टर के प्रॉब्लम के साथ, तो काफ़ी ईजी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप
इस तरह के एग्जाम्पल्स को मिस ना करें, राइट। नेक्स्ट है हमारा लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो ये वाला जो पूरा का पूरी थियरी है लेंज लॉ वाली, खास करके ये जो दोनों फिगर्स है काफ़ी अच्छे से आपको स्टडी करना पड़ेगा। और साथ ही में यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो लेंज लॉ है ये आपको थियरी में पूछा जा सकता है। कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है? तो ये आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि लेंज लॉ आपको 3 मार्क्स में वो पूछ सकते हैं कि भैया लेंज लॉ की जो है उसको डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेन करो। तो आपको लेंज लॉ को समझाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको ये दोनों फिगर्स भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लेंज लॉ को काफ़ी अच्छे से पढ़ लें। लेंज लॉ जो है अगर आपने उसको अच्छे से समझा होगा तो आपके लिए और कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार इस लॉ को अच्छे से समझ लोगे तब इसको लिखना काफ़ी ईजी रहता है, राइट। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लेंज लॉ के अंदर तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे MCQs भी देखने को मिल जाएंगे। और वो MCQs कौन सी वैरायटी के होंगे तो आपको दिखा दूँ, ये एग्जाम्पल 6.4, इसमें यहाँ पर आपको जो वेराइटीज़ के यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं डिफरेंट, तो ये इस तरह के आपको MCQ पूछेंगे, राइट। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि लेंज लॉ के अंदर किस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल 6.5 अगेन ऐसे एग्जाम्पल्स में से आपको नॉलेज बेस्ड MCQs पूछे जाएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो ये वाला जो है एक और एक ये वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस मत करना। अगला आता है हमारा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाली जो थियरी है और उसमें जो खास करके वाली जो फिगर है, ये फिगर आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। साथ में ये सारे के सारे इक्वेशंस, बराबर, ये इन इक्वेशंस के ऊपर से जो पूरा डेरिवेशन है फॉर्मूला का, ठीक है, ये डेरिवेशन आपको फॉर्मूला का आना चाहिए। कौन सी थियरी की बात हो रही है? तो ये हमारी बात हो रही है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की थियरी के बारे में। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन है। ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, EMF का। तो इस इक्वेशन को आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है, साथ ही में इसके डेरिवेशन को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 मार्क्स में आपको पार्ट बी में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इस थियरी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, राइट। ओके, एंड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर हेयर। ये थियरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो है आपको अपनी शॉर्ट नोट्स में लिख देनी है, क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस होते हैं MCQ में। अब आता है हमारा एग्जाम्पल 6.6। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें आपको बता दूं कि अगर ये वाला एग्जाम्पल आपको थियरी में पूछा गया, यानी कि पार्ट बी के अंदर पूछा गया सॉल्व करने के लिए, तब तो आपको ये पूरी की पूरी प्रोसीजर दिखानी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर 2 मेथड्स दे रखी है, एक दे रखी है आपको ये मेथड 1 और दूसरी दे रखी है आपको ये मेथड 2। तो इन दोनों मेथड्स में से आपको कोई एक मेथड अप्लाई करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर MCQ में पूछ ले तो आपको ये जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि आप पहली मेथड को यूज़ करें। तो ये जो डेरिवेशन है फॉर्मूला का, वो आपको MCQ के लिए नहीं करना होता है, राइट। यानी कि आपको क्या करना है, MCQ के लिए एज ए शॉर्टकट इसे आप याद रख लीजिएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस फॉर्मूला को याद नहीं रखा है EMF के, तो इसे प्लीज़ याद रख लीजिएगा, बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। और साथ ही में ये वाला जो एग्जाम्पल है, मेरी आपसे गारंटी है कि इस एग्जाम्पल के पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस एग्जाम्पल। अगर आपने अभी तक इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से नहीं प्रिपेयर किया है तो कर लीजिएगा, बिकॉज इस बार आपकी बोर्ड के एग्जाम में इस एग्जाम्पल के पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल आ गया आपके सामने। तो ये एग्जाम्पल भी ऊपर वाले एग्जाम्पल के ऊपर ही बेस्ड था, तो आपको इस एग्जाम्पल को भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेना है, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इक्वेशंस बता देता हूँ, उन इक्वेशंस को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से ये वाले इक्वेशंस जो है सारे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन सभी इक्वेशंस को आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है और इन इक्वेशंस की एप्लीकेशन को, ठीक है। और एप्लीकेशन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, आपको थियरी एक बार अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। जब आप थियरी पढ़ लेंगे तब आपको इसकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लो एंड देन यू आर रेडी टू गो। ये देखिए ये वाला पोर्शन पूरा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 6.8 है, वो ऊपर के जितने भी फॉर्मूला मैंने डिस्कस किए उन सभी फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो मेरा बेसिक आपसे क्या है सजेशन कि आप क्या करो भैया, इन सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से याद रख लो, ठीक है। एक बार ये सारे फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए, इनकी एप्लीकेशन को समझो, इनके कॉन्सेप्ट को समझो, रटने की ज़रूरत नहीं है थियरी को। उसके बाद जब आप एग्जाम्पल 6.8 को अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको उन सभी फॉर्मूला की एप्लीकेशन पता चल जाएगी, बिकॉज यहाँ पर वो सारे फॉर्मूला जो है वो
यूज़ हो रहे हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स दिस ग्राफ कैन बी आस्क्ड इन MCQs ऑल्सो, सो आपको मिस नहीं करना है, राइट बच्चा, मिस नहीं करना है। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है एडी करंट्स। एडी करंट्स इज़ एन इज़ अ डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आपको थियरी है, मतलब यहाँ पर आपको याद रखने की चीज़ है, यहाँ पर आपको कुछ गिनना नहीं है। एडी करंट्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद ये जो फिगर है, इस फिगर को अच्छे से आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फिगर। और यहाँ पर जो ये जो है कि भाई एडवांटेजेस क्या क्या है एडी करंट्स के, डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है इनकी, तो इसके बारे में ये जो पूरी थियरी दे रखी है, इस थियरी को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये आपके पार्ट बी में थियरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो एडी करंट वाला पूरा टॉपिक है वो आपके MCQ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, राइट। नेक्स्ट है अपना इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस के अंदर मैं आपसे कहूँगा कि आप थियरी के लिए उतना ज़्यादा घबराइए मत, लेकिन इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं इंडक्टेंस के और इसके खास करके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो अच्छे से आप कर लीजिए, ठीक है। इसमें आपका एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है और आ जाता है एक आपका ओके एग्जाम्पल 6.9 यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और एक सेल्फ इंडक्टेंस आ जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों टॉपिक्स जो है इनके अंदर जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं, ये फॉर्मूलाज आपको काफ़ी अच्छे से आने चाहिए, राइट। और ये वाला इक्वेशन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, दिस इक्वेशंस, तो ये फॉर्मूला आपको काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। उसके अलावा इंडक्टेंस का यूनिट जो है वो आपको पता होना चाहिए और उनकी रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होती है ना, फिर डिफरेंस बिटवीन इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए कि भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, देन यू आर रेडी टू गो। और उसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये वाली जो फिगर है ना, इस फिगर को अच्छे से समझ लेना। अगर इसमें से समझ में ना आए तो काफ़ी सारी रेफरेंस बुक होगी, उनमें भी ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। और ये इक्वेशंस, ये सारे इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चा। ओके, मैं ये सारी चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये वाला इक्वेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, राइट। सो ये सारे इक्वेशंस आपको अच्छे से आने चाहिए। थियरी को समझने के लिए पूरा का पूरा थियरिकल पोर्शन दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थियरिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़े, उसको समझे एंड देन आगे बढ़े, ठीक है। और मेरे ख्याल से अब तक तो आपके सर ने ये सारी चीज़ें आपको चला ही दी होगी, मतलब पढ़ाई दी होगी, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बस आपका रिवीजन ही बाकी होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन सी चीज़ किस तरीके से पूछेंगे और कहाँ पर पूछी जा सकती है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सा मैसेज, एक ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गेस। यहाँ पर ये वाला इक्वेशन आपको छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद रख लेना, ठीक है। ये इक्वेशंस उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार उनको बस देख लेना, राइट। अब आता है एग्जाम्पल 6.10। ओके, अब एग्जाम्पल 6.10 को मैं एक्सप्लेन करूँ, मतलब आपको बताऊँ, उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ तो उसमें मेरा जो कहने का आपको मेरा एस्पेक्ट क्या है इसमें, कि आपको पता चल जाए कि भाई आपकी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी थियरी के लिए, राइट। मैं आपको IMP दे रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माइंड में आपको मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ। मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता कि भैया इतनी इतनी थियरीज कर लो और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। देखिए, ये किसी को पता नहीं होता है कि भैया कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी जा सकती है, लेकिन जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके ऊपर से जब हम स्टडी करते हैं तब हमें इतना तो आइडिया आ ही जाता है कि भैया कौन कौन सी चीज़ें हमें MCQ में ज़्यादा देखने को मिलती है, फिर किस मेथड के MCQs और किस मेथड की थियरीज़ हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, किस तरह का कंटेंट हमें पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 6.10 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, तो इस एग्जाम्पल को आपको करना है। ये आपको पार्ट बी में पूछे जाने के चांसेस है, राइट। ये पार्ट बी में आपको ज़रूर से पूछा जाएगा। क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम्पल्स जो एक ऐसी चीज़ है कि जिनके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो, यानी कि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करने वो तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन साथ में एग्जाम्पल्स पे आपको ज़्यादा जोर डालना है, क्योंकि देखा ऐसा गया है कि एग्जाम्पल्स में से आपको ज़्यादा पूछा जाता है, राइट। वो आपको ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में से पूछेंगे, इसलिए एग्जाम्पल्स को आप मिस ना करें, राइट। यही मेरा आपसे मैसेज रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है AC जनरेटर।
AC जनरेटर वाला टॉपिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ये आपको करीबन 3 या तो फिर 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें फिगर है, इसलिए आपको ये 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, इस टॉपिक को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस फिगर को अभी ड्रॉ करना नहीं सीखा है तो सीख लेना, बिकॉज इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ सकती है, राइट। और उसके साथ साथ ये जो देखिए फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन है, ये आपको आना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही में ये सारे इक्वेशंस भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। याद रखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज कई बार क्या होता है पता है, हमें फॉर्मूला का डेरिवेशन पता होता है, हमें पता होता है कि फॉर्मूला कैसे लाया जाए, बट हमें वो फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो आपको दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको उस फॉर्मूला को रटना भी है, फॉर्मूला को काफ़ी अच्छे से रटो, और साथ साथ में उसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है और डेरिवेशन नहीं आता, और डेरिवेशन आता है लेकिन वो फॉर्मूला आप तुरंत याद नहीं कर सकते, तो आपको दोनों तरीके से प्रॉब्लम पड़ जाएगी। तो आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है। और जहाँ तक बात है याद रखने की, तो आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे उतना ही अच्छे से आपको फॉर्मूला याद होता जाएगा, राइट। अभी जो लास्ट टॉपिक है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन स्किप दिस टॉपिक, राइट। और एग्जाम्पल 6.11 काफ़ी ईजी एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको MCQ में दिख सकते हैं, राइट। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको MCQ में दिख सकती है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो फिनिश हो चुका है। यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी। और लास्ट में समरी जो है, समरी को आप लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फटाफट से अगर रिवीजन करना हो फॉर्मूला का और उन सब चीज़ों का, तब आप समरी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपसे टिप ये रहेगी कि आप अपने खुद के ही शॉर्ट नोट्स बनाएं, जिसके अंदर आपने सभी फॉर्मूला और शॉर्ट पॉइंट्स को लिखा हो, ताकि आपको समरी देखने की ज़रूरत ना पड़े। और आपके खुद के नोट्स होते हैं तो आपको काफ़ी पढ़ने में मज़ा भी आता है और आप अच्छे से उसको याद भी रख सकते हो, राइट। और लास्ट में जो टेबल है, ये टेबल आपको कभी भी मिस नहीं करना है। हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको ऐसा टेबल दिख जाएगा फिजिक्स के अंदर, और इस टेबल के अंदर उस चैप्टर के सारे जितनी भी क्वांटिटीज़ आती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ आती है, उनके जो सिंबल है, उनके जो यूनिट्स हैं, उनकी जो डायमेंशंस है, वो सारी की सारी चीज़ें दे रखी होती है, राइट। तो आपको इस टेबल को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज इस टेबल में से कई बार सीधे के सीधे उठा के आपको MCQs पूछे जाते हैं। सो डोंट मिस दिस पार्ट, राइट। और जब ये सारा कर लो आप अच्छे से, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है, तो एक्सरसाइज को मिस मत करना। मेरी टिप आपसे ये रहेगी कि 1-2 बार एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद आप एक बार एडिशनल एक्सरसाइज को कर ले, राइट। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।